So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this respiration since from 6 days, and we have completed a number of topics, or we can say subheadings, which come under this topic respiration. So, finally, as you know that we are discussing this mechanism of respiration, which we have almost completed. तो उसमें हमने पहला स्टेप जो पढ़ा दैट वाज ग्लाइकोलिसिस ये हमने कंप्लीट किया. तो उसके बाद वी कंप्लीट दिस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. तो उसके बाद क्रेब्स साइकिल ये भी हमने क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया. So then finally it was electron transport chain or electron transport system. तो all these topics we have already completed. तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है या पढ़ना है दैट इज ATP सिंथेसिस और इट इज समरी. यानी अगर आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन में बताया उस वक्त मैंने कहा कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी फार्मूला जो है C6H12O6. तो जब ये रेस्पिरेशन थ्रू गुजरता है तो जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट्स इसके जो बनते हैं दे आर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स नेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो यहाँ पर हमने देख लिया, जब ये पढ़ लिया हमने रेस्पिरेशन, तो ये दो प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो हमने देख लिए हैं. तो मैंने कहा कि ये वाटर जो बनता है इससे मेटाबॉलिक वाटर. तो आज हमने देखना जो 38 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते हैं ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं या कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं. तो ये इसकी समरी किस स्टेप में कितने सिंथेसाइज होते हैं टोटल दैट बिकम्स हाउ दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ अगर हम रिकैप करेंगे तो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल सपोज. तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी यहाँ पर. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस जो हमने क्लियर कर लिया. तो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं और कंज्यूम भी होते हैं. तो यहाँ पर हमने देख लिया है ATP मॉलिक्यूल्स ये दो कंज्यूम होते हैं. यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं. तो दे गिव 2 ATP मॉलिक्यूल्स हियर. तो एक ये स्टेप होता है. तो दूसरा हमने देख लिया यहाँ पर इसमें से NAD इसकी रिडक्शन होती है तो ये NADH लेता है, ये भी हमने इसमें देख लिया है. और यहाँ पर जब इसकी ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है तो यहाँ पर ये ATP भी देता है यहाँ पर. तो दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड आल्सो हियर. 2 और आई कैन से 4 ATP. अगर ग्रास में हम कहेंगे 4 ATP मॉलिक्यूल्स. यहाँ मैं लिखूँ 4 ATP मॉलिक्यूल्स. ये तो यहाँ बनते हैं लेकिन नेट कितने बनते हैं, 2 ही बनते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं. तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज पायरिक एसिड. तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, ये तो हमने देख लिया हुआ इसमें. तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. तो इसमें हमने पढ़ लिया है एंड इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. में स्टार्ट में लिखा है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेप में पायरिक एसिड से एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और साथ ही साथ यहाँ पर रिडक्शन भी होती है. तो डिहाइड्रोजनेशन होती है, NAD जो होता है उसकी रिडक्शन होती है. तो ये क्या देता है NADH डिहाइड्रोजनेशन, मगर इसकी रिडक्शन होती है यहाँ पर. तो उसके साथ यहाँ पर और एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम है उसके साथ कंबाइन होता है. तो फाइनली दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम. तो ये दाखिल होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में. तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट आपने वो देख लिया ऑक्सलोएसिटिक एसिड. तो पहला प्रोडक्ट यहाँ क्या बनता है, साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड बनता है. तो उसके बाद हमने देखिए इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं. तो पहला स्टेप यहाँ पर ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ पर NADH बनता है. यहाँ पर आपने जो मैंने कल बता दिया, क्योंकि मैं रिकैप करूँ तो तभी हमें मालूम हो जाएगा जो ATP
ATP सिंथेसिस कैसी होती है या कितने यहाँ पर बनते हैं, तो इसकी रिडक्शन होगी दिस यूज NADH। और जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर आता है इस फाइब्रिक एसिड से। तो उसके बाद दूसरा स्टेप सक्सेनल कोएंजाइम, यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, एक NADH भी बनता है यहाँ पर NADH, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो उसके बाद दूसरे स्टेप जब फ्यूरिक एसिड की बात आती है, फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर FAD आता है, फ्लेविन एल्डिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो इसकी रिडक्शन होती है, ये यूज FADH। क्लियर। तो उसके बाद जब ये मैलिक एसिड की बात आती है, यहाँ पर मैलिक एसिड बनता है, तो मैलिक एसिड क्या ऑक्जेलिक एसिड देता है, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड। तो इस स्टेप पर और एक NADH हमें बनता है। ठीक, तो ये क्रेब्स साइकिल में होता है। तो उसके बाद हमने देख लिया ये स्टेप, देन इट गोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इट इज डाउन हिल जर्नी, आई कैन राइट डाउन हियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर तो स्टार्ट किससे होता है, NADH, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, इट यूज NAD। तो यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर दिस इज या हियर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, IETCR, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट होता है FADH, जो कल हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद है। तो वो भी ऑक्सीडाइज होता है, दैट यूज FAD। तो इस स्टेप पर ये तो इस वाले सेकंड सिस्टम या सेकंड सिस्टम, तो यहाँ पर हमें इस स्टेप पर आपने देखा है कि FMN, तो यहाँ पर हमें एक ATP मॉलिक्यूल बनता है, फास्फेट यूज 1 ATP मॉलिक्यूल, ये हमने कल देख लिया है। दूसरा पर इस स्टेप पर और एक ATP मॉलिक्यूल बनता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज ATP, ये कल हमने डिस्कस कर लिया है। तो सिर्फ समरी देता हूँ आपको। तो फाइनली यहाँ पर और एक स्टेप, जब ये A3 तक पहुँचता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर और एक स्टेप ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये क्या देता है, ATP। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो इसका एक्सेप्टर फाइल दैट इज ऑक्सीजन, दैट यूज हियर वाटर, so this called as metabolic water, so this part is also called as metabolic pathway also। so यहाँ पर हमने देख लिया है ये एक ब्रीफ अकाउंट है रेस्पिरेशन का। अगर आप याद रखोगे तो जब आप रिवाइज करोगे उस वक्त आपको सहल होगा, बहुत ही आसान होगा रिवाइज करने में, याद रखने में। ये स्टेप 5 बना लो आप, पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद यहाँ पर एक क्रेब्स साइकिल है, तो देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही आप बना लो। ये आपको बहुत ही आसान होगा रिवाइज करने में, याद होने में बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया नटशल में, जब एक NADH आता है, NADH दैट यूज 3 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से बोर्ड की तरफ आता है, देखो यहाँ से NADH स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक ATP बनता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। वो हम यहाँ देखते हैं कि एक NADH जो है 1 NADH यूज 3 ATP मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो उसके बाद अगर हम FADH की बात करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे सिस्टम पर, तो यहाँ से कितने ATP बनते हैं, 1 2। सो इसका मतलब ये है जो FADH है, दिस यूज ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल, 1 FADH यूज 2 ATP मॉलिक्यूल्स हियर। तो ATP जो बनते हैं यहाँ पर, ये दो तरह के बनते हैं, कल भी मैंने बताया। एक तो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनता है, and one ATP is that is directly formed from the substrate। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर देखो इस स्टेप पर, यहाँ पर GDP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज GTP, यहाँ पर और एक ATP बनता है। तो these are this 1 ATP is formed directly from substrate। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ATP बनते हैं, ये NADH से नहीं बनते हैं यहाँ पर, बल्कि ये दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, दैट इज कॉल्ड एज
सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब एटीपी बनेगा will be produced directly from the substrate, so that is called as substrate level oxidative phosphorylation। तो यहाँ पर दूसरा जो है वे that is produced from NADH or FADH, so that is generally called as oxidative phosphorylation। oxidative phosphorylation। तो दो तरह से हमें यहाँ एटीपी बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, चार्ट बनाएंगे कि एटीपी जो बने हैं कितने बनते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट हम देख रहे हैं जब ग्लाइकोलिसिस होती है, शॉर्ट में लिखूँ GLY, ग्लाइकोलिसिस, क्लियर। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं? यहाँ पर 4 तो बनते हैं, लेकिन नेट क्या बनेंगे? 2। मैं नेट लिखूँ यहाँ पर, इट गिव्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स हियर, ठीक है। जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो नेट एटीपी विल बी 2। हालांकि 4 तो बनते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, वो इसके माइनस होंगे, तो ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो उसके बाद क्रेब्स साइकिल में है ना, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल KC, सो हियर अनदर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर तो एक पायरिक एसिड है, एक एटीपी देता है। जब दूसरा पायरिक एसिड इस फास्ट फॉलो करेगा तो दूसरा एटीपी बनेगा। सो टोटल विल बी 2 ATP मॉलिक्यूल। उसके बाद देख रहे हैं हम NADH। तो NADH देखेंगे यहाँ पर, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ग्लाइकोलिसिस में 2 बनेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे? ठीक, क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे? KC में 1, 2 and 3, तो टोटल होंगे 6। अगर हम 2 पायरिक एसिड ले लेंगे, 6 NADH। तो अब FADH, क्रेब्स साइकिल में FADH कितने बनते हैं? 2, यहाँ पर 1 बनता है। ये एक पायरिक एसिड है, जब दूसरा पायरिक एसिड ये फास्ट फॉलो करेगा तो दूसरा एक FADH बनेगा। तो आप देखेंगे कितने ATP बनेंगे? यहाँ पर 2 × 2 3 है ना। एक NADH 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इट विल बी 6, है ना। तो यहाँ पर 6 बने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, है ना, 3 से। तो कितने आएंगे यहाँ पर? 18। तो एक FAD कितना देता है? 2। तो बनते कितने हैं यहाँ पर? 2 × 2 विल बी 4, है ना। कितने आएंगे? कितने आएंगे? 22 + 6 28 + 2 32 + 2 32 हो गए। और यहाँ पर हमें 2 और NADH बनते हैं, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, है ना, वो हमने लिखे नहीं, है ना। 2 NADH कहाँ पर? ये ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर बनता है ना, तो 2 बनेंगे यहाँ पर। तो 3 × 2 कितने आएंगे? 6। अगर आप काउंटर 4 + 6 हो गए 10, यहाँ हो गए 28 + 6 34 + 4 38। आ गए कितना? आ गए 38। दिस इज नेट। और आप NCERT में देखोगे, वहां पर लिखा है द नेट, ये पॉइंट आप लिखो, द नेट number of ATP molecules produced, the net number of ATP molecules produced from one glucose molecule, during its complete respiration or oxidation, during its complete oxidation or respiration are 32 फिर से मैं बताऊंगा R38 कितने? फिर से मैं बताऊंगा आपको, फिर बाद में गड़बड़ होता है। देखो
फिर से यहाँ बनाएंगे, फिर से मैं आप सबको समझाऊँ। बोर्ड की तरफ आप देखो, पहले देखेंगे जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनेगी हम ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर कितने बनते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर हमें बनेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरा क्रेबस साइकिल, तो 2 ATP मॉलिक्यूल वहाँ से भी हमें बनते हैं। तो उसके बाद ग्लाइकोलिसिस से हमें देखेंगे कि कितने NADH बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस से कितने बनते हैं, 2 NADH है ना। तीसरा ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, कितने बनते हैं, 2 NADH। आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्रेबस साइकिल, वहाँ पर 6 है ना, 6 NADH और 2 FADH है ना, 2 FADH। तो देखो यहाँ पर टोटल हियर विल बी 2, टोटल हियर 2, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 into 3 6 आएगा, यहाँ पर 2 into 3 इक्वल 6 आएगा, यहाँ पर 6 into 3 इक्वल 18 आएगा, यहाँ पर 2 into 2 इक्वल 4 आएगा। तो टोटल जब देखें इट इज 38 ATP मान बनते हैं। 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 6 = 16, 16 + 18 = 34, 34 + 4 = 38। वो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATPs। अगर आपको क्वेश्चन आया वहां पर ग्रास प्रोडक्शन नेट कितने बनते हैं, 38। अब आपको क्वेश्चन आ गया, चाहे ऑब्जेक्ट रीड में आया है, कहीं भी बोर्ड में आ गया, कहीं भी क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, या ग्रास नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ तो मैंने नेट बताया, डू यू फॉलो इट। हाँ, कितने बनेंगे, हाँ जोर से मेरा सवाल सुनो। मैंने कहा जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर हमने कितने पाए, कितने प्रोड्यूस कर दिए, 38। दिस इज नेट, दिस इज नेट। नाउ ग्रास, ग्रास मीन्स सब मिला के, तो सब मिला के कितने बनेंगे, बोर्ड की तरफ देखो। यहाँ पर जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो टोटल नंबर ऑफ ग्रास ATP मॉलिक्यूल्स दे आर 4 है ना, दे आर 4। तो मगर हमने ये 2 उसको माइनस कर दिए तो 2 ही नेट लिख लिए। अगर ये टोटल बताएगा तो उस वक्त हम 2 इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी 40, ग्रास इज 40। उसके बाद हम 2 इसको माइनस करते हैं, दैट विल बी 30। हो गया क्लियर कि नहीं, फिर से बताऊं। तो ये होगा समरी, मतलब ATP कैसे बनते हैं। आप ये कितने बनते हैं आप देखेंगे, ATP कैसे बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन सेल, दिस इज सेल, ठीक है। इस सेल में आप देखते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती है, किसको, ग्लूकोज को, GLU में शॉर्ट में लिखूंगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो क्या बनता है यहाँ पर, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम देता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा। मैं अपने न्यूक्लियस में, ये साइटोप्लाज्म में होता है इस प्रोसेस है ना। पायरुविक एसिड किसमें बनता है, साइटोप्लाज्म, वहाँ तो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे हमारे सबस्ट्रेट है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको, आपने सेल में 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी सुना होगा, और 11th में आपकी सेल बायोलॉजी, वहाँ तो आपको डिटेल में ही पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 2 मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। वन इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन OM, सेकंड इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। जो ये इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके फोल्डिंग्स होते हैं, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पर इसके फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये फोल्डिंग्स जो जिसका आउटर मेम्ब्रेन, जिसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक, IM इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर स्पेस है, पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो अंदर से मैट्रिक्स होता है जो, तो ये पायरुविक एसिड किस में दाखिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। फिर उसको क्रेबस साइकिल, यहाँ पर मान लो अंदर आ गया तो यहाँ पर इसकी क्रेबस साइकिल होगा यहाँ पर KC। तो क्रेबस साइकिल के बाद क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप तो जानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हमने ऑक्सीजन तक लाने हैं, इनकी डाउन हिल जर्नी होगी, ये जर्नी अपना स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किन से करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर से। तो यहाँ हमने देख लिया हियर इट इज फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज NADH, है ना। दूसरा इसमें क्या है FMN, तीसरा क्या है इसमें यूबिक्विनोन, ठीक है। चौथा क्या है साइटोक्रोम B, पांचवा क्या है साइटोक्रोम C, से साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पर NADH से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मान लो हम इस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसे हैं, आप भूल जाओ हम स्कूल में हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन में घुसे हैं हम, तो यहाँ पर मान लो हम देख रहे हैं यहाँ पर NADH आ गया, NADH आ गया। तो ये NADH इसकी यहाँ रिएक्शन होगी दो तरफा, एक तो वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दो दैट इन नॉट वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स। यहाँ पर इसकी क्या होगी रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो आपने 10th में पढ़ा होगा रिडॉक्स है ना, जहाँ पर रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन। तो यही रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लियर। तो NADH से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज साइटोक्रोम A3, है ना, लास्ट वाला क्या है A3, यहाँ पर दिस इज A3, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, ये यूबिक्विनोन है, यहाँ पर FMN है, तो ये NADH यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जर्नी स्टार्ट करेगा। तो ये देख लो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा इसमें गड़बड़ हुआ, फोन आ गया। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद पाइरुवेट एसिड बनता है, उसके बाद क्रेबस साइकिल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सब कुछ सारा होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको अब हमने लेना है, इसकी जर्नी स्टार्ट करनी है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो जब यहाँ पर वो आएगा तो यहाँ पर बहुत से इसके कैरियर्स मिलेंगे, वो उसको कैरी करने में मदद करेंगे। तो कैरी उसके वक्त क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन्स भी निकलेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा होगी, एक तरफ ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन से बाहर कम होगी। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसको कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है डिफरेंस होगी, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, एक साइड ये अंदर साइड बहुत ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, क्योंकि यहाँ से आएगी ना, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा प्रोटॉन भी निकलेंगे, प्रोटॉन यहाँ से जमा होते जाएंगे, तो उनकी अंदर से बहुत ज़्यादा होंगे, बाहर से कम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या उनके से प्रोटॉन ग्रेडियंट है, डिफरेंस होती है। तो वही डिफरेंस एनर्जी क्रिएट करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब जर्नी डाउन द हिल जर्नी करते रहेंगे तो जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी होगा क्या, यहाँ पर इस जो ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोमर, दैट इज कॉल्ड एज ATP सिंथेस। मान लो यहाँ पर है एक कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। ये कंपोनेंट किस पर होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन पर ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम के दो पार्ट्स होते हैं, ये तो हेड है, इट्स कॉल्ड एज हेड पीस, इट्स कॉल्ड एज हेड पीस। तो दिस इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, इससे हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। यहाँ पर दिस कॉल्ड एज बेस, ये जो है इट्स कॉल्ड एज बेस, या इसे हम F0 पार्टिकल भी कहते हैं, F0। वो हेड को हम हेड पीस और F1 पार्टिकल कहते हैं, तो बेस को हम F0 पार्टिकल भी कहते हैं। तो बोथ इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। जो ये हेड होता है, हेड इस पर यहाँ पर एक एंजाइम होता है, जो ये ऑक्सीजोम का हेड होता है,
यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस। आप लिख लो ऑन द हेड और F1 पार्टिकल, आप लिख लो ऑन द हेड और F1 पार्टिकल देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस, called as ATP synthase. On the head or F1 particle, there is an enzyme called as ATP synthase. That is called as ATP synthase. तो ये ATP synthase जो है ये ही एक्चुअली ATP बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखो जब प्रोटॉन्स यहाँ आएंगे, बोर्ड की तरफ पहले देखो, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ बहुत जमा होगी ना ज़्यादा, तो वो प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन यहाँ से इस, यहाँ मैं अलग इसको बनाऊंगा, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये जो F1 पार्टिकल है इसका हेड और बेस पीस है, तो हेड को कहते हैं F1, बेस को कहते हैं F0। ये जो हेड है ये किस पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो इसी पर, लेकिन हेड बाहर की तरफ होता है। ठीक, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट बनेगा, इंक्रीज होगी, तो वो इस चैनल से दाखिल होंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे। तो F बेस जो है या बेस पीस आप लिख लो, ये जो है ना बेस और F0 पार्टिकल, इट एक्ट्स एज ए चैनल, it acts as channel for protons as well as electrons. It acts as a channel. The F0 or F base piece acts as a channel for protons. Channel for protons. Acts as a channel for प्रोटॉन। यहां पर देखो, तो ये यहां से घुसी के अंदर, इनके साथ एनर्जी भी है ना, इनके साथ एनर्जी होती है। तो जब वो यहां आएंगे, यहां पर कौन है, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस। तो इसका कैरेक्टर या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है इनको कंबाइन करने में रोल प्ले करता है, लेकिन उसे एनर्जी आएगी, इससे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, जब ये प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, इनके साथ एनर्जी भी होगी, तो ये कंबाइन होंगे यहाँ पर, कौन कौन, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, एटीपी। क्लियर, ये तभी बनेंगे जब इनको एनर्जी, और जो दे नीड टू थिंग्स, जो एटीपी फॉर्मेशन नीड्स टू थिंग्स, वन एनर्जी, सेकंड एंजाइम। कभी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट मीन्स हाउ मेनी थिंग्स, वन इज, एक तो एंजाइम की जरूरत है इन्हें, दूसरा इन्हें एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी एंड एंजाइम। तो एनर्जी यहाँ इस बांड में बंद होगी, लेकिन वो बांध करने में एटीपी सिंथेस जो है रोल प्ले करेगा। तो यहाँ एटीपी मान लेगा, यहाँ पर आएंगे फिर से वापस, ये जब इलेक्ट्रॉन जर्नी करेगा यहाँ से, है ना, पहले एनएडीएच से आएगा, उसके बाद एफएनएन, उसके बाद यूबिक्विन, उसके बाद साइटोक्रोम बी, उसके बाद साइटोक्रोम सी, देन ए, देन ए3। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और प्रोटॉन भी साथ साथ निकलेंगे। तो वो प्रोटॉन यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ ही वो उनकी मकदार जो है बढ़ जाएगा। सो इट विल क्रिएट ए ग्रेडियंट, इससे ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट होगा, यानी डिफरेंस होगी, अंदर से बहुत ही इनका रोल नंबर होगा, बाहर से बहुत कम का। तो यहाँ पर F1 पार्टिकल है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी इसका F0 पार्ट जो है बेस है, इट विल एक्टिव चैनल फॉर दिस प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर घुसी गए इसमें, तो यहाँ पर जो हेड है, यहाँ पर एटीपी सिंथेस है, तो एटीपी सिंथेस इस एनर्जी को ट्रैप करेगा, मगर किसमें जमा करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो यहाँ ये क्या देगा, एटीपी। ठीक है, तो बाकी ये वहां से आप निकलेंगे प्रोटॉन,
ये मतलब रुकेगा, ये वहाँ एनर्जी छोड़ेंगे, ये निकलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन भी आएंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, लास्ट है ना A3 यहाँ पर O2 है यहाँ पर, तो वो इसके साथ कंबाइन होंगे H प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक हाइड्रोजन, तो ये वाटर बनाएंगे H2। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। सो इसे हम मेटाबॉलिक पाथवे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसे हम मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन मेटाबॉलिक पाथवे, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा नहीं है ना, तो ये मेटाबॉलिक पाथ इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इस तरह से ATP बनते हैं। हालांकि हमने ये फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ना है, वहाँ भी हमने इसका ये इनका मैकेनिज्म हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे कोर्स में, तो उस वक्त हम फोटोफॉस्फोराइलेशन टॉपिक ले लेंगे, तो वहाँ देखेंगे कैसे क्लोरोप्लास्ट में ATP फॉर्मेशन होती है। तो इस वक्त हम माइटोकॉन्ड्रिया में हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, ग्लूकोज आ गया, समरी देता हूँ, हम पहले सेल में हैं, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, साइटोप्लाज्म में घुसा, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर उसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई, तो उसके बाद पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गया, वहाँ तो इसकी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हुई, तो उसके बाद ये घुसा क्रेबस साइकिल में, क्रेबस साइकिल के बाद ये घुसा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहाँ इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गए, इनकी डाउनहिल जर्नी होगी, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, उसमें क्या है, ऑक्सीजोम है उसमें, तो ऑक्सीजोम के हेड पर ATP सिंथेस है, वो एनर्जी ट्रैप करेगा, दैट विल फॉर्म ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट जब हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर अब आएंगे, तो जो हम सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन इक्वेशन जब लिखते हैं रेस्पिरेशन की, C6H12O6 plus O2 gives 6 times CO2 plus 6 times water plus 38 ATP मॉलिक्यूल। अब हमें ये पिछले 7 दिन से हम पढ़ रहे हैं, है ना, आज 7वां दिन है हमारा, तो आज हमें पता चला ये ATP कहाँ बनता है। तो हम इक्वेशन जब लिखते हैं, जब हमें डिफिनेशन होती है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, दैट इज ऑल। मगर हमें 7 दिन में हमने कंप्लीट किया, 7 लेक्चर्स में से किस तरह ये ATP मॉलिक्यूल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में या हमारे सेल में बनता है। सो इट्स ऑल अबाउट ATP फॉर्मेशन और ATP समरी। उसके बाद इसके छोटे 2 टॉपिक्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस सेक्शन पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।